न्यूज 7 आसान देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को शुभ संध्या। देखिए, रिजल्ट लगातार आते जा रहे हैं। सेशन लगभग खत्म हो चुका है एजुकेशन डिपार्टमेंट में और अब नए सिरे से सारे विद्यालय जो हैं उनमें बच्चों के एडमिशन्स होंगे। माता पिता भी दिमाग में एक बोझ लेकर के चलते हैं कि आगे क्या कुछ फ्यूचर रहेगा बच्चों का, किस तरह की स्टडी उनको करवानी है, किस लाइन में, किस सेक्टर में उनको भेजना है। इसके अलावा तमाम होर्डिंग्स, बैनर और विज्ञापनों के माध्यम से स्कूल भी अपनी अपनी उपलब्धियां जो हैं वो शहर के लोगों तक पहुंचाते हैं और पहुंचाना भी चाहिए, क्योंकि प्रतिभाएं जब निकलती हैं तो प्रतिभाओं को मंच भी मिलना चाहिए और प्रतिभाओं को उरूज तक भी पहुंचाना चाहिए। लगातार स्कूलों में कल जैसे जेईई मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद सभी विद्यालयों में लगभग किसी ने कम, किसी ने ज्यादा उपलब्धियां हासिल की, किसी ने कुछ ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर लिया, लेकिन किसी के बच्चों ने सबका दिल जीता अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर। आज कुछ ऐसे ही बच्चों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जैसा मैंने कल कहा था आपसे कि लगातार इस तरह के जो बच्चे जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की है उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूंगा। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये बच्चे उनके लिए प्रेरणा है जो कोटा में, सीकर में या बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं और उसके बाद में वो फिर गलत कदम उठा लेते हैं। ये बच्चे उनके लिए प्रेरणादायी हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम से, मैनेजमेंट के साथ में, टाइमिंग के साथ में अगर आप पढ़ाई करोगे तो सब कुछ हासिल किया भी जा सकता है। ऐसे ही बच्चों से मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा। दरअसल प्रज्ञा एकेडमी के ये बच्चे हैं जिन्होंने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है, और अनोखी इसलिए कह रहा हूं, जेईई मेंस का रिजल्ट आया, सारे स्कूलों ने दिखाया किसी ने क्या उपलब्धि हासिल की, किसी ने क्या उपलब्धि हासिल की, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये तीनों बच्चे वो हैं जिन्होंने सीनियर का अध्ययन करते हुए, यानी सीनियर में अध्ययनरत रहते हुए भी एक अलग उपलब्धि हासिल की, यानी दोहरी जिम्मेदारी थी और उसको सफलतापूर्वक इन्होंने निभाया और पाया भी, इसलिए ये खास है। एक जो जिससे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, निवेदिता, ये तो पहले भी कई बार इंटरव्यू दे चुकी है, कई बार इसको मैं ले चुका हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों हर साल कोई ना कोई उपलब्धि हासिल जरूर करती है और कोई ना कोई गोल इसके दिमाग में रहता है। माँ बाप का सपोर्ट मिलता है, टीचर्स का बढ़िया सपोर्ट मिलता है, तो ये कोई ना कोई कैटेगरी में बाजी मार ही लेती है। तो निवेदिता से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। जेईई मेंस में निवेदिता ने इस बार 99.625 परसेंटाइल जो है वो हासिल किए हैं। इसके अलावा एक और बच्ची है वैशाली सिंह। बिल्कुल, वैशाली सिंह वो है जिसने गर्ल्स कैटेगरी में संभाग स्तर पर अगर देखा जाए तो लगभग 98.30 परसेंटाइल जो है वो मार्क्स उसने हासिल किए हैं। इस वर्ष भी है लेकिन वो बच्चा भी यहां नहीं है। इसके अलावा एक और है रोहित अग्रवाल, उसने भी बढ़िया उपलब्धि हासिल की है। तो इन तीनों बच्चों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। फटाफट शेयर करते चलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते चलें। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसा मैंने आपको बताया, ये बच्चे एग्जाम्पल हैं, ये रोल मॉडल हैं, ये कुछ चीजें सेट करते हैं आपके लिए ताकि आपके दिमाग में बहुत कुछ हल्का हो सके। तो इन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे निवेदिता से। लगातार 2-3 बार इंटरव्यू पहले भी कर चुके हैं, तो निवेदिता को तो अब आदत हो गई इंटरव्यू देने की और अभी आगे बहुत सारे इंटरव्यू और भी करने हैं। पहले तो ये जो उपलब्धि है उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, कुछ दिन पहले भी एक उपलब्धि हासिल की थी, उससे पहले भी एक उपलब्धि हासिल की थी, अब तक के जो अचीवमेंट है ना, कम शब्दों में बताओ कौन कौन से अचीवमेंट अब तक हासिल कर लिए। हर साल कहीं ना कहीं होर्डिंग्स और बैनर में सुर्खियां बन ही रहते हो, कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करी है अभी हाल ही के दिनों में? हाल ही के दिनों में हमने जेईई मेंस 1 दिया था, उसमें हमारी 99.37 थी। और एनडीए का एग्जाम दिया था, उसमें इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया था। और 10th क्लास में हमने ओलंपियाड्स भी दिए थे, 12th में भी दिए थे, मगर अब बोर्ड्स के एग्जाम आ गए थे इसलिए मैंने लेवल 2 नहीं दिया, लेवल 1 ही दिया था उसका। तो अब घर में मतलब 3-3, 4-4 उपलब्धियां जो है ना कैटेगरीज में, सब में कहीं ना कहीं विक्ट्री हासिल की है। सीनियर के साथ साथ ये करना दोहरा बोझ था दिमाग पे कि यार दो चीजें हैं, कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, किस तरह से टाइम मैनेज किया, किस तरीके से स्टडी की। सीनियर के साथ साथ इसको फाइट करना इतना आसान काम नहीं था। हाँ, मतलब बोर्ड्स का भी प्रेशर था और जेईई मेंस का भी प्रेशर था, तो हमने सोचा था कि जो भी करना है हमें जनवरी में ही करना है, क्योंकि जनवरी के बाद हम बोर्ड्स में लग जाएंगे मार्च तक। तो उसके बाद फिर जनवरी में अच्छा परसेंटाइल आ गया तो हमने थोड़ा बोर्ड्स पे फोकस किया और फिर हमने जेईई मेन 2 दिया, वो भी अच्छा गया काफी। अच्छा, यहाँ एक चीज है जो सीखने की है, मैनेजमेंट गुरु वाला फार्मूला जो निवेदिता ने अपनाया कि उन्होंने अपनी स्टडी को कैटेगरीज में बांटा, टाइमिंग के हिसाब से बांटा कि मुझे दिसंबर तक इस चीज पर फोकस करना है, जनवरी से फिर मुझे बोर्ड की तरफ लौट करके जाना है। बस यही तो करना है और क्या, टाइम मैनेजमेंट ही तो आपको करना है, अनवांटेड प्रेशर रखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इन्होंने अपना फंडा बताया लाइफ का और सफलता का। अब बात करेंगे वैशाली से।
उसने क्या कुछ तैयारी की थी और कितनी मुश्किलें आई, किन किन का सपोर्ट रहा, क्या कुछ रहा। वैशाली आइए और ज्वाइन कीजिए। पहले तो मुझे बताओ, आपको भी वो टेंशन रही कि सीनियर भी है, बोर्ड की एग्जाम भी है और उसके अलावा जेई भी है, अब दोनों को कैसे करेंगे, किस तरह का मैनेजमेंट किया टाइमिंग का? टेंशन तो बहुत थी। एक टाइम पे जेईई मेंस में बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन उस समय सभी टीचरों ने बोला कि इसमें ही फोकस करो और मेहनत करो और मेहनत करो, तो उसकी वजह से ही पहला सेशन बहुत अच्छा गया था और बोर्ड भी बहुत अच्छी गई। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? कितनी देर स्टडी, बोर्ड को कितना टाइम देते थे, इसके लिए अलग से कितनी टाइमिंग रखनी पड़ती थी? मतलब जनवरी सेशन तक तो हमने सिर्फ मेंस की तैयारी की थी, उसके बाद फरवरी में और मार्च में इंग्लिश और हिंदी पे फोकस किया था। इंग्लिश और हिंदी के लिए 2-2 घंटे देते थे। अच्छा, वैशाली इंग्लिश कितना सपोर्ट करती है? अगर इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट नहीं होते मान लीजिए कोई, तो फिर क्या मुश्किलें होती पेपर को सॉल्व करने में या समझने की चीज़ों में? नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश जो है टीचरों ने शुरू से ही पढ़ाई थी, बेसिक लेवल से ही, तो वो चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, नॉर्मल ही रहती है। अलग से क्या तैयारी करवाई जेईई मेंस के लिए, इन चीज़ों के लिए? मतलब बेसिक से उठाई थी हर चीज, जैसे टेंस, नाउन, प्रोनाउन, इन सब के लिए। चलिए, और अब मेरे साथ है रोहित से भी जानने का प्रयास करेंगे। रोहित थोड़ा सा आप भी करीब आए और रोहित से भी प्रयास करेंगे जानने का कि भाई अचीवमेंट तो हासिल कर ली, लेकिन कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शेयर करते चलना आप लोग, क्योंकि ये बच्चे जो बताते हैं ना, ये बच्चे कहीं ना कहीं आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। ये बच्चे आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं और ये बच्चे आपको उपलब्धियों का तरीका बताते हैं। रोहित, क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? घर वालों का कोई प्रेशर या क्या कुछ था, या शुरू से सोच रखा था नहीं यार ये तो टारगेट करना है फाइट? शुरू से ही सोच रखा था कि मतलब फाइट तो यही करना है। प्रेशर भी था, घर वालों का भी, सब कुछ था। घर वालों का जो प्रेशर है ना, ये आपने एक बात बताई, टीचर कितना रिलीज कर देते थे वो प्रेशर, क्योंकि टीचर जो है ना, माँ बाप के बाद टीचर जो है उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रज्ञा एकेडमी में इस चीज को लेकर के किस तरह का माहौल था, किस तरह आपको रिलैक्सेशन मिलता था मेंटली तौर पर, कि आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, चीजें सॉल्व कर दी जाती हैं, या इजीली किस तरीके से टीचरों ने पढ़ाया, वो कितना बड़ा योगदान रहा? इस एकेडमी में मतलब ये बहुत अच्छा है कि मतलब जो प्रेशर है आपको बहुत अच्छे तरीका से मतलब रिलीज करने का, मतलब सारे टीचर साथ देते हैं कि मतलब आप कैसे बढ़ो आगे, मतलब प्रेशर वगैरह हो तो सब तरीका से हेल्प करते हैं। कितनी देर देते थे? टाइमिंग क्या रहता था? बोर्ड की क्लास को कितना टाइम देना है, इसको कितना टाइम देना है, क्या किस तरीके से टाइम मैनेज किया था? मतलब अधिकतर तो साथ ही की थी बोर्ड और जेईई की, मतलब थोड़ा अलग से हिंदी इंग्लिश के लिए थोड़ा अलग टाइम दिया था फरवरी मार्च में बस। अभी निवेदिता से पूछ लेते हैं, अब आगे क्या कुछ करना है हासिल, ये भी बता दीजिए, क्योंकि आप रुकने वाले तो हो नहीं। ये तो देख रखा है कहीं ना कहीं फिर दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, अगले साल फिर कोई नई चीज लेकर के उस कंपटीशन को फाइट करोगे, वहां से अचीवमेंट हासिल करोगे। अब आगे क्या कुछ चलेगा, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? अभी तो बस एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अच्छा चला जाए तो अच्छा, अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ माइंड, या फिर जुट जाओगे तैयारी में, या घर वालों ने थोड़ा बहुत फ्रीडम दिया है कि नहीं अब थोड़ा बहुत रिलैक्स हो लो उसके बाद में फिर जुट जाना, या फिर वही चलता रहेगा प्रोसेस? नहीं, अभी एग्जाम करीब आ रहा है तो अभी तो अनुशासन से ही करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना तो है। देखो ये फर्क होता है, वो बच्चे जो प्रेशर लेते हैं और वो बच्चे जो प्रेशर नहीं लेते। निवेदिता ने साफ कह दिया, क्योंकि उसका जो चल रहा है ना प्रोसेस दिमाग में, वो बहुत वेल अप टू डेट तरीके से चल रहा है। उसने अपनी सारी चीजों को पहले से मैनेज कर रखा है और उसे पता है कि नहीं अब एग्जाम नजदीक आ रही है तो थोड़ी सी और तैयारी अब करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में वैशाली फ्यूचर को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, किस तरीके से आगे और उपलब्धियां हासिल करनी है? मम्मी पापा और घर का माहौल फिलहाल कैसा है रिजल्ट आने के बाद? घर का माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन पापा क्या करते हैं? पापा डीओ ऑफिस में, मतलब क्या नाम है? मिस्टर देशराज सिंह। ओके, तो अभी क्या चल रहा है, घर का माहौल कैसा है? कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि डैडी ने एक ही बात बोली है कि अभी एडवांस के लिए फोकस करना है, इसका सेलिब्रेशन नहीं करना। तो उम्मीदों का जो दामन है ना वो ज्यादा बड़ा है, और माँ बाप भी वही कह रहे हैं कि नहीं जब इतना कर सकते हो थोड़ा सा और आगे करो, और मेहनत करोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और भी कुछ चीजें हैं जो जानने का प्रयास करूंगा। आपके दिमाग में अब क्या कुछ चल रहा है? थोड़ा सा रिलैक्स हुए या नहीं? वही निवेदिता की तरह कि नहीं वापस स्टडी में शुरू हो जाओ, चालू हो जाओ, रिलैक्स नहीं होना? नहीं, बस एडवांस तैयारी लगातार चल रही है। और अच्छा, आप तीनों से एक कॉमन सवाल मैं पूछूंगा, सोशल मीडिया पर कितना वक्त गुजारते हो, मोबाइल कितना यूज करते हो? पहले तो आप बताओ निवेदिता। मुझे लगता नहीं हालांकि कि आप मोबाइल यूज करती होंगी।
मोबाइल यूज नहीं करते क्योंकि पूरा दिन स्कूल में ही निकल जाता है, टेस्ट दे रहे हैं अभी तो रोज के रोज। सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट कुछ नहीं, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम रील वगैरह कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खासियत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीखने की जरूरत है यहाँ पर। आपका सोशल मीडिया से या मोबाइल से जो बात है ना, सही कहना, पत्रकार हम फिर पकड़ लेंगे, नहीं तो है या नहीं है? मतलब ऐसे है कि 7 दिन में आधे घंटे 1 घंटे चलाना है तो एक दिन का फिक्स कर लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, उसमें कोई कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बाकी अकाउंट कुछ नहीं। अच्छा, मेंटली रिलैक्स कैसे होते हो? क्या देखते हो, मूवीज या कॉमेडी, या क्या करते हो? कपिल शर्मा शो देखती हूँ। ओके, वो मेरा भी फेवरेट है। हाँ जनाब, आप यूज करते हैं कि नहीं करते? लड़कियों का तो चलो समझ में आता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं, लड़के जो हैं, वो तो कहीं ना कहीं मोबाइल के पीछे पिछलग हुए हैं। यूज करते हो या नहीं करते हो, या क्या मैसेज देना चाहोगे कि हाँ ये स्टूडेंट के लिए सबसे खतरनाक चीज भी है और सबसे अच्छी भी चीज है? अगर पॉजिटिव लिया जाए तो, नेगेटिव लिया जाए तो फिर दुरुपयोग है। हाँ, मतलब कि मैं भी ऐसा सप्ताह में थोड़ा बहुत ही करता हूँ। और ये मतलब यही मोटिवेशन देना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम को ना चला तो अच्छा। पहले मैं चलाता था तो अच्छा, मतलब टाइम बहुत वक्त जाया करते हैं बेबसे में, तो मैंने छोड़ दिया था सब कुछ फिर बीच में। अच्छा, आपको मैं इन दिनों जितने भी सफल लोगों के इंटरव्यू दिखा रहा हूं ना, उन लोगों से मैं एक सवाल जरूर पूछता हूं, ये आपने भी नोटिस किया होगा कि हम सोशल मीडिया का यूज कैसे कर रहे हैं, हम दिन भर अपना वक्त जो है वो कहां जाया कर रहे हैं। और आपने देखा होगा हर सफल व्यक्तित्व के पीछे एक ही कहानी निकल करके आई कि उन्होंने सोशल मीडिया को या मोबाइल को अपने जॉब से जुड़ा हुआ, अपनी स्टडी से जुड़ा हुआ ही इस्तेमाल किया है। इसके अलावा उन्होंने बिल्कुल दरकिनार करके रखा था मोबाइल को, सोशल मीडिया को, यानी इन चीजों में वो नहीं उलझे थे। अब एक और शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जिनकी बदौलत या जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहा, और वो पिता भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैनेजमेंट में भी हैं, प्लस उनको एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। हालांकि ज्यादा मेरे ख्याल से निवेदिता परेशान करती नहीं है, तो उनको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। बाब सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास हम करेंगे। पिता होने के साथ साथ एक टीचर भी हैं, तो ना सिर्फ एक ही बच्चे की जिम्मेदारी है बल्कि सारे बच्चों की भी जिम्मेदारी है, प्लस निवेदिता के लिए भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली निवेदिता ने, और लगातार क्या कुछ चल रहा है इसके में, आपसे डिस्कस करते हैं कि नहीं करती, दिमाग में जो चलता है। एक्चुअल में ये बचपन से ही होनहार विद्यार्थी है और इसने बचपन से ही हमेशा क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आई है। फिर एक्चुअल में ओलंपियाड्स दिलवाए, ओलंपियाड्स में भी इसने बहुत अच्छा किया है। एक इंटरव्यू तो आपने लिया अभी से। तो अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे इसने पहले 1 सितंबर को एनडीए दिया था, एसएसबी के लिए कॉल आ गया। फिर वो हमने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाई इसको। उसके बाद जेई जनवरी सेशन था जेई मेन का, उसमें इसने 99.37% बनाया। उसके बाद एक्चुअल में अभी हमने वापस से एनडीए अप्रैल दिलवाया, क्योंकि इस बार हम एसएसबी की तैयारी करवाएंगे। क्योंकि वो पहले मैंने पूरा प्रोसेस समझा उसका कि उसमें 3 महीने लग जाते हैं इंटरव्यू देने में, तो मैं समझ गया था कि अप्रैल वाला दिलाएंगे। और उसके बाद जब ये 18 मई को एडवांस कंप्लीट कर लेगी, इसके बाद हमने वैसे अभी इसके और भी बहुत सारे फॉर्म भर रखे हैं, और ये सभी फॉर्म में सभी रिजल्ट में अच्छा करेगी। बिट्स प्लानी है, आइजर वगैरह है, ठीक है, प्लस इसका बोर्ड का रिजल्ट भी शायद अच्छा आना चाहिए। तो ये सभी जगह आज तक मैंने इसको डिफीट खाते कहीं नहीं देखा, कोई भी एग्जाम मैंने दिलवाया करती है इन चीजों को कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, या फिर आप आइडिया देते हैं इसको? ये शुरू से ही सिंसियर है, हम बहुत कम बात करते हैं। अच्छा। और मैं एक सबसे स्पेशल बात सभी को कहना चाहता हूँ, वो खास बात जो मुझे फील भी होती है, मुझे 20-22 साल हो गए इस लाइन में, वो ये कि अगर आप घर का माहौल बहुत अच्छा रखें और जितना भी दुनिया भर का कचरा जो आप समेटते हैं, क्योंकि आप बाप हैं, हो सकता है आप माता भी हों, घर से बाहर जाती हों, है ना, पढ़ाने जाती हों या कोई जॉब करते हों, या मान लो आपके पापा कोई किराने की दुकान लगाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो बहुत सारी गंदगी, हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारा कचरा है ना घर पे डिस्कस होता है। वो घर पे डिस्कस होता है तो वो जो छोटा सा बच्चा, जो आप जो सोच रहे हो कि ये क्या समझ रहा है ना, परिवार के मुद्दे हो गए, जमीन जायदाद के मुद्दे हो गए, पैसे का मुद्दा हो गया, ठीक है, हमने आज तक एक्चुअल में घर पे ये चीजें डिस्कस नहीं की, हम करते भी यानी हाँ, बहुत बड़ी बात भाव सर ने कही है कि वो जो चीजें है ना, जो बाहर का आपका आउटसाइड का जो बोझ है, वो बाहर छोड़ करके आए, बच्चों के सामने वो चीजें। कोमल मन है, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्या समझ रहा है, लेकिन वो आपकी बातें सुन रहा है, क्योंकि आप जो कचरा दिमाग के अंदर भरते हो वो 2 आंख और 2 कानून से ही भरते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि दुनिया का कोई भी कंपटीशन बच्चा फाइट कर सकता है, चाहे वो औसत विद्यार्थी भी है।
2-3 चीजें होनी चाहिए, एक धैर्य, डिसिप्लिन और घर का माहौल बहुत अच्छा। और माता पिता में खास विशेषता ये होनी चाहिए कि तू तो कर, मैं हूँ पीछे। हमारे यहाँ पर एक्चुअल में जो गंगापुर क्षेत्र है मैंने देखा, इसमें क्या है, ज्यादातर तो गरीबी का ही रोना रोते रहे। अरे सब बेटा, मतलब उस छोटे से बच्चे को इतना तेज बना देते हैं, बेटा अपन तो गरीब हैं, अपने पास तो रिसोर्सेज नहीं है, अपने पास तो ये नहीं है। हमने नीवियों कभी ये फील नहीं कराया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कभी भी फील नहीं कराया। अगर ये आज मैंने इसका एक्चुअल में आउट ऑफ इंडिया के भी कुछ फॉर्म भरे हैं, अगर ये आउट ऑफ इंडिया भी जाएगी तो भी हम कहेंगे बेटा मैं हूँ पीछे, तू तो जा। ठीक है, तो ये दम होना चाहिए माता पिता के, है ना। आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये बच्चों के सामने डिस्कस, हाँ वो बच्चों वो क्या कर लेंगे। बिल्कुल, मान लो आपके परिवार का कोई जमीन जायदाद का मैटर, गंगापुर में ज्यादातर ये मैटर होता है, ठीक है, तो उसमें वो बच्चा क्या कर लेगा। बिना बात कचरा डाल रहे हो ना आप उसके दिमाग, तो उसको तो ये बोलो कि आप पढ़ बेटा, तेरे को क्या चाहिए, कितनी बुक्स लानी है, कितनी रेफरेंस बुक्स और लेके आनी है, ठीक है, ये चीज़ों के लिए सपोर्ट करो, तेरे को और क्या चाहिए सपोर्ट करो। प्लस एक्चुअल में क्या है कि जो टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं उसके नंबर आपके पास होने चाहिए। आप एक्चुअल में इतनी तकलीफ जरूर उठाओगे, पैसा कमाने के लिए हर माता पिता से पूछो तो एक बात कहेंगे वो, अरे साहब इन बच्चों के पीछे ही कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तुम बच्चों के पीछे कर रहे होते तो तुम हफ्ते में कितनी बार स्कूल आए बच्चे की परफॉर्मेंस पूछने। बहुत बढ़िया। केवल आप एक बार आते हो, ठीक है, साल में एक बार, है ना। सारे गार्जियन के लिए नहीं कह रहा, ज्यादातर गार्जियन जो गंगापुर में है वो मुश्किल से एक बार आते हैं, जो फीस जमा करानी होती है, वो भी एक बार 10 बार फोन चला जाएगा तो आते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक्चुअल में माता पिता की जिम्मेदारी बन जाती है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने इतने हजारों विद्यार्थियों को सिलेक्ट करा दिया सारी चीज़ें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात की, नीवी जब ये इस बार सीनियर में थी और जेई का एग्जाम दे रही थी, तो मेरे को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे में, हाँ ऊपर नीचे मैं भी हुआ हूँ, है ना। इसलिए मैं हर माता पिता से एक बात कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप जितनी जिम्मेदारी से, इतना जागरूक होकर आप बच्चों को तैयार करोगे, आपके बच्चे उतने ही ऊंचे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा मैं एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ खास करके गंगापुर वासियों को, वो ये कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, चाहे वो आर्ट्स ले, एग्रीकल्चर ले, कॉमर्स ले, चाहे साइंस ले, जेई दे, चाहे कुछ भी दे, आप हमेशा उस फील्ड के अंदर एक चीज़ को हमेशा याद रखो कि मुझे ऊंचे से ऊंचे प्लेटफॉर्म से इसको पढ़ाना है। क्या रिसोर्सेज आपके पास हैं या नहीं है, वो आप कहाँ से करोगे ये आप जानो। लेकिन आप बच्चे से ये मत बोलो कि बेटा अपने पास पैसे नहीं है, हम तेरे को इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते, तू तो गंगापुर में एडमिशन ले ले। आप ऐसा कतई मत बोलो, भले आप गरीब हो चाहे कुछ ही हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो हैं बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचें और बड़े से बड़ा नाम करें, तो उसको बड़ा प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। माहौल देना पड़ेगा। हाँ, माहौल देना। ये बड़ी बात कही है भाव सर ने, क्योंकि वाकई में है ना, जो मन को कचोटती है ना ये बातें, कि हम चाहते तो हैं सफलताएं बहुत कुछ करना, लेकिन सफलताओं से रिलेटेड रिसोर्सेज उनको नहीं देते, तो फिर वो गलत हो जाता है थोड़ा सा मामला। दूसरी बात, हम जो बिल्कुल भाव सर कह रहे हैं कि हम बचपन से उनके जहन में ये चीज डाल देते हैं, हम अभावों में हैं, हम इस तरह हैं, तो फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं दब के रह जाती है, उसकी जो प्रतिभा है ना वो निकल करके सामने नहीं आ पाती है, बिना बात की चतुराई सीख जाता है। हाँ नीवी का आपने 3-4 बार इंटरव्यू ले लिया। एक्चुअल में मैं यूँ कहता हूँ कि नीवी दुनिया की सबसे सीधी बच्ची, हालांकि वैशाली भी वही है और रोहित भी वही है, तीनों बच्चे बहुत सीधे हैं, क्योंकि ये तीनों को मैंने मेरे पास रखा पढ़ाया, दिन भर ये यहीं रहते हैं, तो ये तीनों बच्चे बहुत सीधे हैं। तो आप देखना कि जो भी बच्चे एक्चुअल में सेलेक्ट होते हैं ना, उनके दिमाग में कचरा कम होता है और पढ़ाई ज़्यादा होती है, तभी तो सेलेक्ट होंगे। और वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं या एक्चुअल में एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं, उनके दिमाग में कचरा ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है, सीधी सी बात है। तो आप आपके दिमाग के अंदर क्या डाल रहे हो, ठीक है। और ये एक्चुअल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है कि माँ बाप को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना कचरा बच्चे के दिमाग में डालें, नहीं डालें, क्या डालना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई डालोगे, जितनी ज़्यादा आप एक्चुअल में एग्जाम्पल सेट करोगे उनके सामने कि देखो बेटा ये एक्चुअल में ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, ठीक है ना, ये इस कंपटीशन में निकल गया, इसने ऐसे तैयारी की थी। अगर आप जितनी अच्छे एग्जाम्पल डालोगे, मैं तो यूँ कहता हूँ कि हर क्लास जो आपका बच्चा पढ़ रहा है, किसी भी क्लास में हो, चाहे वो क्लास 3rd के अंदर ही हो, आप उसी समय उसका एक गोल सेट कर दो कि बेटा इस बार तेरी फर्स्ट रैंक आई तो मैं तेरे को ये दिलाऊंगा। आप उसे लोभ दो, क्योंकि आप समझो उससे उसको एक हिम्मत मिलती है कि यार मेरे को ये करना है, पापा मेरे को ये लाके देंगे। जैसे सपोज करो कि एक साइकिल चाहिए बच्चे को,
ठीक है, वो कह रहा है और मान लो आपसे दिसंबर में कह रहा है, तो आप उसको बोलो कि एक्चुअल में बेटा इस बार तेरा जैसे रिजल्ट है, भले ही आप दिसंबर में दिला सकते हो उसको, लेकिन आप उसको बोलो कि बेटा इस बार तेरा रिजल्ट आया और क्लास में तेरी ये रैंक आई तो तेरे को जरूर दिलाऊंगा। आप एक गोल तो सेट कर दिलानी दो। है, दिलानी है। आप तो नहीं बोलोगे तो अंडर 5 आएगा, हो सकता है उसकी 6 रैंक आए, तो भी उसको शाबाशी देके फिर वो साइकिल दिला दो, तो वो 101% अच्छा करेगा, मेरा ये मानना है। अच्छा, एक चीज और है, अब आगे क्या कुछ एकेडमिक तौर पर अगर देखा जाए तो प्रज्ञा अपने आप में देखिए अलग अलग सेक्टर्स में हर फील्ड में अच्छी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन अभी क्या कुछ और चल रहा है बच्चों के लिए, और क्या कुछ करना है, कुछ और नई चीजें हम क्या लेकर के आ सकते हैं इन बच्चों के लिए? क्योंकि आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाव सर, प्रॉपर काउंसलिंग। बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पाती, और वो काउंसलिंग का जो अभाव है ना, वो फिर दिशा भ्रमित कर देता है बच्चों को भी और अभिभावकों को। तो है कुछ ऐसा जहन में? आपको न्यूज़ 7 जो चैनल है बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, और मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, जैसे ये कि ये बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं ना, इनमें काम की चीज़ जो पूछने की है वो ये कि एक्चुअल में ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो इनकी सिलेक्शन के पीछे मेन रीज़न है कि ये 10th का एग्ज़ाम देने के बाद ही क्लासों में आ गए थे। ठीक है। और अभी हमारे गांव में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं जो सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब हम जाएंगे। ये जो 2 महीने होते हैं वो एक्चुअल में क्लास 11th के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखो 10 से 11th में जब बच्चा जाता है तो उसका पैटर्न चेंज होता है, बिल्कुल। और किसी भी नए पैटर्न को, जैसे सपोज करो मैं ऐसे कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि आप एक रोड है जिससे आप बहुत भरी परिचित हो, एकदम से नए नोड पे जाओगे तो आपको क्या पता कि वहाँ ब्रेकर आएगा, आगे गड्ढा आएगा, कि क्या आएगा। तो उस रोड से परिचित होने के लिए ये 2 महीने जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी क्लास 11th मजबूत होती है, और क्लास 11 जिसकी मजबूत है 12th के साथ सिलेक्शन उसी का होता है। मैं यूँ कहता हूँ सभी जो ये इंटरव्यू सुन रहे हैं वो जो भी माँ बाप हैं, विद्यार्थी हैं, तो वो अपने परिवार में ऐसा कोई भी बच्चा ढूंढें जो एक्चुअल में 12th के साथ सेलेक्ट नहीं हो पाया। जेई में बहुत सारे बच्चों ने दिया लेकिन नहीं अच्छा कर पाया, तो उससे अगर बहुत ही अच्छे से बात करके रीजन पूछोगे ना, तो वो यूँ कहेगा कि मेरी 11th कमजोर रह गई थी। क्योंकि एक्चुअल में क्लास 12th में ये जेई में नीट जो एग्जाम होते हैं इनमें 11th और 12th दोनों आती है, और 11th का अच्छा जब ही हो पाता है बच्चे का जब वो इस 2 महीने का बहुत अच्छे से उपयोग करे, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है ना, और वो पैटर्न चेंज होता है। मैं तो यहाँ तक भी बच्चों को समझाता हूँ क्लास के अंदर कि एक्चुअल में जो क्लास 10 तक का जो पैटर्न था आपका, जिसको रट्टाफिकेशन कहते हैं, बहुत छोटा सा सिलेबस होता है, अब उस बटन को डिलीट मार दो आप। बिल्कुल। अब आप नए पैटर्न पे आ जाओ, वो मेमोरी को बिल्कुल डिलीट मार दो दिमाग से, तभी जाके आप ये नए पैटर्न पे बहुत अच्छी तरह से कर पाओ। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी ये कि एक जो गंगापुर सिटी में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और सभी अपना अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपसे यह हमेशा कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे का भविष्य केवल उन्हीं इंस्टीट्यूट वालों के हाथों में दें जो इन चीज़ों को समझते हों। हाँ, जो साइकोलॉजी समझते हो, पढ़ाई लिखाई के बारे में समझते हो। ठीक है, नहीं तो एक्चुअल में यहाँ पर 250 स्कूल हैं गंगापुर सिटी में, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे, मैंने तो ज़्यादातर देखा है कि ज़्यादातर स्कूल जो हैं खास करके 10 तक तो फिर भी सही है, लेकिन बहुत सारे स्कूल तो भविष्य बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन करें क्या आप? ठीक है, 95% लोग एजुकेशन के बारे में समझते ही नहीं है। ठीक है, नहीं वो सलाह लेते हैं, वो सलाह लेते हैं बिल्कुल अड़ोसी पड़ोसी से जो खुद अंगूठा टेक है, या कि यार साहब कौन सा स्कूल बढ़िया चल रहा हो, वो बढ़िया चल रहा हो, बस उसको इतने ही पता है। तो आप सलाह लो, एक्चुअल में अगर आपको मकान बनाना है तो आप सलाह, अब आप मकान अगर बना रहे हो तो आप आर्किटेक्ट से सलाह लो, आप एक्चुअल में सिविल इंजीनियर से सलाह लो, आप एक्चुअल में कोई ठेले पे ब्रेड बेच रहा हो उससे सलाह ले रहे हो, या आप समोसा खा रहे हो उससे सलाह ले रहे हो, तो गलत ही जाएगी। तो आप सलाह, और मैं तो यूँ कहता हूँ कि एक्चुअल में ये जो पूरे क्षेत्रवासी जो हैं, जितने भी बच्चों को 10 से 11th के अंदर जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूटों में जाएं, इंस्टीट्यूट के मालिक से बात करें और बहुत सारे क्वेश्चन पूछें उनसे। मैं तो आपसे भी कहता हूं कि आप भी मेरे से लोगों की समझ पैदा करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे एक लंबा अनुभव हो गया। और एक्चुअल में आप ये नीवी मेरे साथ भी बैठी हुई है, और इस साल जो 2 साल जो मैंने एक्चुअल में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत में हुआ, ठीक है ना, तो उससे मुझे ये लगा कि देखो एक बच्चा जब खुद का होता है, एग्जाम देता है, बड़ा टारगेट है, बड़े गोल हैं, रियल में बड़े गोल हैं सर ये। एक्चुअली मैं इसका छोटा सा एक उदाहरण और देता हूँ आपको कि जेई मेन जो जनवरी सेशन था उसमें क्या हुआ कि हमारे नेवी का लास्ट डे था 29 और शिफ्ट सेकंड थी, और वैशाली का शायद 22 था ना। हाँ, तो वैशाली का 20। अब ये दोनों खास फ्रेंड हैं,
तो वैशाली का तो 22 का ही हो गया। अब ये बच्चे इतने सिंसियर हैं कि ये तो चाहते हैं अब तो पेपर आ जा हाथ में, पेपर दे लूँ बस। तो एक बार ये 23-24 तारीख को मुझसे कहने लगी, अरे बाबा ना मेरा सबसे लास्ट दिन और लास्ट शिफ्ट, ऐसा क्यों, जबकि सबसे पहले फॉर्म मैंने भरा था। तो बच्चों की ये चीज़, फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, और 2-3 दिन। मैंने धैर्य के लिए हमेशा इसको बोला, वैसे ये धैर्यवान है भी सही। ऐसे ही तो मैंने कहने का मतलब ये, अभी भी अगर मैं आपसे कहूँ तो इस नीवी को पिछले 4 से 5 महीने से मैं केवल एक बात कहता हूँ, हालांकि इसके मन में इसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। मैं इसको हमेशा क्या कहता हूँ, बस बेटा 2 महीने और, बस 2 महीने बाद तो तू बाहर चली जाएगी, 2 महीने और। जबकि सच ये 5 महीने थे, ये भी जानती है उस बार। अब जाके जरूर बोलने लगा बस अब तो 15-20 दिन और, है ना। तो इस तरह से मैंने इसकी हिम्मत बढ़ाई। यानी साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, और ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। जिस भी घर में जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है, उनके मम्मी पापा से अगर आप पूछोगे तो एक बार माँ बाप को भी तरस आ जाता है कि यार ये बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। नीवी से कल पत्रकारों ने पूछा था, तो भाई आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो नीवी ने एक ही बात बोला, जितना भी टाइम मिलता है सारा ही पढ़ते हैं, कुछ और काम करते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। ये है। तो ये चीजें हैं, भाव सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट और गहरी बात कही है कि बहुत कुछ सोच समझ करके आपको मैनेज करना पड़ेगा, और माँ बाप की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी बात है, भविष्य में इस तरह के जो बच्चे हैं इनसे मुलाकात आपकी करवाते रहेंगे, और आने वाले दिनों में ये बच्चे और नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। और जैसा मैं भाव सर से अभी पूछ रहा था, एक तो प्रॉपर जानकारी जरूर लें इंस्टीट्यूट की, जाएं, विजिट करें, वहां के बारे में उसका पास्ट भी पूछें, ढूंढें क्या कुछ रहा है। ना सिर्फ ये नहीं है कि पड़ोसियों ने कह दिया, किसी अदर ने कह दिया और फिर आप मैं एक बात जी, कि जब ये बच्चे नीट और जेई की तैयारी करते हैं तो बहुत पढ़ते हैं, और नीट और जेई की तैयारी में रिजल्ट्स की अगर अपन बात करें तो जस्ट लाइक आपने कभी साइन वेव देखी हो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, क्योंकि हम भी पेपर ऐसे बनाते हैं, कभी इजी बना देते हैं, कभी बहुत टफ बनाते हैं, क्योंकि हम भी बच्चों को हर तरह से परखते हैं। तो कम और ज़्यादा नंबर आते जाते रहते हैं बच्चों के लिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो टेंशन ले लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि पहले तो हमारी सारी फैकल्टी टीम, हमारे खास करके छिपा सर जो हैं, बच्चों के साथ बहुत जुड़ के बात करते हैं, आधा 2 घंटे तक उनसे बात ही करते रहते हैं, इसी मैटर पे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। दूसरा ये है कि हमने एक्चुअल में तनाव को रिलैक्स करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए श्री श्री रविशंकर जी की एक सुदर्शन क्रिया है, उसका कोर्स भी बच्चों को कराया। अच्छा, हाँ, और एक्चुअल में मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ, और मैं खुद भी मेडिटेशन करता हूँ आजकल। तो ये बहुत ही अच्छी क्रिया है, खास करके सभी बच्चों को सिखानी चाहिए। तो एकाग्रता इससे बढ़ती है। नीवी, वैशाली, रोहित तीनों ने ये एक्चुअल में कोर्स किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में इस तरह की प्रोग्राम जरूर होने चाहिए, ताकि एक्चुअल में बच्चों की एकाग्रता बने और उनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, एक तो काउंसलर की, प्रॉपर काउंसलर अगर इंस्टीट्यूट में है, बच्चों को इस तरह की जो चीजें हैं इनकी और थोड़ी सी अगर हम दिशा दें कि भाई आप मेडिटेशन कीजिए, एकाग्रचित्त होने के लिए आप कुछ और चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ें होती हैं। और उनके जो अचीवमेंट हैं, उनके जो गोल हैं, उनको अचीव करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये चीज़ें निभाती हैं। और सारे इंस्टीट्यूटों को कम से कम ये चीज़ें सीखनी भी चाहिए कि बच्चे पर किसी भी प्रकार का प्रेशर डालने से अच्छा ये है रिलैक्स मूड में उसके साथ बैठ करके बातचीत की जाए। और कहा जाता है डायलॉग डिलीवरी इज द बेस्ट पॉलिसी। बैठ करके अगर संवाद किया जाए, बातचीत की जाए, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल करके आती हैं। बच्चे आपसे डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम जो है उनका हम समाधान करवा पाते हैं, और फिर उसके बाद ये बच्चे जो है ना ये उपलब्धियां हासिल करवा पाते हैं। तो हमारी ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, वैशाली को भी, रोहित को भी, और इसको तो लगातार बधाइयां देते रहेंगे। और अभी बहुत सारे इंटरव्यू और करने हैं इसके, है ना। निवेदिता ने तो बहुत कुछ सोच रखा है, तो अभी इसके बहुत सारे इंटरव्यू और करने हैं। और इस तरह के जो बच्चे हैं ना, इनके इंटरव्यू करने में मुझे भी मजा आता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा कि चलो ये कुछ उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। इसी तरह की कोई और लाइव और कुछ और जो है व्यक्तित्व, इनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहे न्यूज़ 7 राजस्थान। उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, कारण यह है कि हमारे और आपके सबके बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात है, गंगापुर का नाम रोशन किया है संभाग स्तर पर भी और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और प्रज्ञा की टीम को भी हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।